नमस्ते, मैं हूं गिरीश रामचंदे और आज के इस 410 ए रेफ्रिजरेंट के सेफ्टी प्रिकॉशन के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 410 रेफ्रिजरेंट को यूज करने के टाइम में क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो R14A रेफ्रिजरेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट है और ये रेफ्रिजरेंट जो है R22 रेफ्रिजरेंट का रिप्लेसमेंट है। मतलब R22 रेफ्रिजरेंट जो है इसे हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको हम यूज नहीं कर रहे, तो उसकी जगह पे जो है मशीन्स में R14A रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो R22 रेफ्रिजरेंट क्यों बाहर गया, क्योंकि शायद आपने सुना होगा ओजोन डिप्लेशन नाम की जो कोई कंसेप्ट है। मतलब पृथ्वी में हमारे जो ऊपर लेयर है वातावरण में, उसमें एक ओजोन का लेयर है और ओजोन का लेयर जो है वो जो है जो सूरज से जो किरणें आती है उसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है उसको फिल्टर करने का काम ओजोन करता है। और हम जो रेफ्रिजरेंट यूज करते थे पहले जमाने में R12 यूज करते थे या फिर R22 जो रेफ्रिजरेंट यूज करते थे, ये जो रेफ्रिजरेंट है ओजोन का डिप्लेशन मतलब ओजोन को खराब करते थे, ओजोन में छेद करते थे और इसके लिए R12 को पहले हमने बाहर निकाल दिया। अभी R12 का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता और धीरे धीरे हमें R22 का यूज कम करना है और इसके लिए R22 को भी हमने निकाल दिया, मतलब इसको यूज नहीं करना अभी। तो ये जो R22 है ओजोन को डिप्लेट करता है और इसके लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो उसके जगह पे जो नया रेफ्रिजरेंट आया है वो है R14A रेफ्रिजरेंट। अब ज्यादा करके जो एयर कंडीशनर है जो घर में यूज होते हैं उन सारे एयर कंडीशनर में आपको R22 की जगह पे R14A दिखाई देगा और उसी का इस्तेमाल आगे जाके होगा। अभी जो रेफ्रिजरेंट है R14A रेफ्रिजरेंट एक HFC ब्लेंड है। HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ब्लेंड मतलब दो रेफ्रिजरेंट का एक मिश्रण है। तो इसमें R32 रेफ्रिजरेंट और R125 रेफ्रिजरेंट जो है इसका 50-50% मिश्रण होता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो रेफ्रिजरेंट है वेपर फॉर्म में R32 अलग होता है और जो R125 अलग होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ये दोनों आपस में घुल जाते हैं। और इसका जो ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल है वो 0 है, मतलब ये बिल्कुल भी ओजोन को डिप्लेट नहीं करता या ओजोन को छेद नहीं करता। और इसके लिए हम R22 की जगह पे जो 14A रेफ्रिजरेंट है उसको आज की तारीख में यूज कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि जो R14A रेफ्रिजरेंट है वो R22 का रिप्लेसमेंट है। अब रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम R22 की मशीन में R14A को चार्ज करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, R22 रेफ्रिजरेंट पूरी तरीके से निकल गया क्योंकि ओजोन को डिप्लेट करता था। अब जो एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर R14A के लिए अलग से मशीन बनाते हैं। ओके, तो हमें R14A रेफ्रिजरेंट कहां पे यूज करना है, जो मशीन R14A के लिए बनाई है उसी मशीन में R14A रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होना चाहिए। रिप्लेसमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पुरानी मशीन है जिसमें R22 रेफ्रिजरेंट है और उसमें R14A भर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। वहां पे मशीन ब्लास्ट हो सकती है क्योंकि R14A का जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो R22 से 1.5 गुना ज्यादा है। जो भी प्रेशर R22 के होते थे उससे R14A के प्रेशर ज्यादा है। तो R14A बिल्कुल भी R22 की मशीन में काम नहीं करेगा, यूज करना ही नहीं है। तो आपको चेक करना है जो मशीन R14A के लिए बनी है, जिसमें कंप्रेसर R14A क्या है और बाकी सारी सिस्टम R14A की है, उसी मशीन में 410A रेफ्रिजरेंट जो है उसको यूज करना है। रिप्लेसमेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि 22 चला गया और 22 की जगह पे नया रेफ्रिजरेंट आ गया, दैट इज R14A। लेकिन रेट्रोफिट वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। पुरानी मशीन में हम बिल्कुल भी R14A को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मशीन R14A के लिए बनी है उसी मशीन में R14A को यूज करना है हमें। अब ये जो 410A रेफ्रिजरेंट है, ये जो रेफ्रिजरेंट है ये R22 से बहुत डिफरेंट है। तो पहला डिफरेंस क्या बताया मैंने कि इसका जो प्रेशर होता है ऑपरेटिंग प्रेशर, दैट इज 1.5 टाइम्स मोर देन R22 से R14A का जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो 1.5 गुना ज्यादा है। तो जैसे कि हम R22 के केस में देखेंगे तो सक्शन प्रेशर 68 के आसपास होता था PSIG में, तो यहाँ पे 14 का जो सक्शन प्रेशर है 118-120 PSIG तक जाता है। या फिर अगर हम डिस्चार्ज प्रेशर की बात करें तो R22 का डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 300 PSIG के बीच में होता था, लेकिन यहाँ पे जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो 450 से 480-490 PSIG तक हो सकता है। तो जो प्रेशर है ये काफी ज्यादा है R22 से R14A के, और प्रेशर ज्यादा होने के कारण इसको जब हम यूज करेंगे, इसको जब चार्ज करेंगे तो इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सेकंड थिंग क्या होता है, जो R22 रेफ्रिजरेंट होता था वो सिंगल सब्सटेंस था,
ओके, तो उसको आप वेपर में भी आप चार्ज कर सकते थे, लिक्विड में भी चार्ज कर सकते थे, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था। लेकिन ये जो रेफ्रिजरेंट है ये ब्लेंड रेफ्रिजरेंट है, जैसे मैंने कहा कि HFC ब्लेंड है, ये R32 और R125 को मिला के बनाया गया है। अब आप चार्जिंग करोगे तो आपको इसको लिक्विड फॉर्म में ही चार्ज करना होता है, वेपर फॉर्म में इसको चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया कि वेपर फॉर्म में R32 अलग हो जाता है और 125 अलग हो जाता है। जब आप वेपर फॉर्म में चार्जिंग करते हो तो कौन सा रेफरेंस सिस्टम में जा रहा है हम बता नहीं सकते। जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो दोनों आपस में घुल जाते हैं और दोनों 50-50 रेशियो में सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, इसके लिए इसको लिक्विड फॉर्म में चार्ज करना होता है। ओके, तो आपको R410A को जब भी इसको हैंडल करना है तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी होगी। अब ऐसा भी नहीं कि आपने वीडियो देखा और R410A का काम करना शुरू कर दिया। वीडियो में सिर्फ मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि इसको यूज करने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको कहीं पे तो एक्सपर्ट टेक्नीशियन से ये सब चीजें सीखनी होगी, कैसे वैक्यूमाइज करते हैं सिस्टम को, कैसे प्रेशर टेस्टिंग करते हैं, कैसे R410A की गैस चार्जिंग करते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा, एक्सपर्ट के साथ में कई बार काम करना होगा और उन चीजों को सीख के फिर आपको इंडिविजुअली ये सब काम जो है आप कर सकते हो। लेकिन बिना ट्रेनिंग के या बिना इंफॉर्मेशन के बिल्कुल भी आप 410 को R22 समझ के चार्ज करने मत जाओ, उसमें सीरियस एक्सीडेंट हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे जो 410A रेफ्रिजरेंट है उसकी जब वैक्यूमाइजिंग करते हैं या फिर प्रेशर टेस्टिंग करते हैं या फिर गैस चार्जिंग करते हैं तो इस वक्त में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो टूल्स एंड इक्विपमेंट की बात करें, R410A के लिए कुछ स्पेशल टूल्स बनाए जाते हैं, जैसे फ्लेयरिंग टूल थोड़ा सा उनका अलग होता है, या फिर उनकी जो चार्जिंग लाइन होती है वो अलग होती है, उनके कनेक्शन थोड़े से अलग होते हैं। तो आपको ये सब काम करने से पहले चेक करना है कि 22 के जो चार्जिंग लाइन है उसका जो थ्रेडिंग है वो डिफरेंट है, या AC के जो कनेक्टर्स होते हैं इवन वो भी डिफरेंट होते हैं, प्रेशर गेजेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उनको सीख के लेना है कि कैसे क्या क्या डिफरेंस है, तो आपको पता चले कि जब आपको काम करना है 410A का, तो 410A के जो इक्विपमेंट है या फिर टूल्स है उसी को आपको यूज करना है, उसी को लेके जाना है साइड पे, तो जाके आपका काम प्रॉपर होगा। R410A के लिए जो प्रेशर गेज यूज करते हैं वो प्रेशर गेज R22 से डिफरेंट होते हैं। उसमें जो प्रेशर की रेटिंग होती है वो MP में दी होती है। तो जो लो प्रेशर गेज है उसमें जो प्रेशर की रेंज होती है दैट इज 0.1 एमपीए से लेके 3.8 एमपीए तक होती है, और जो हाई प्रेशर गेज होता है उसमें जो प्रेशर की रेटिंग होती है 0.1 एमपीए से लेके 5.3 एमपीए तक होती है। तो उन्हीं गेज को आपको क्या करना है, प्रेशर टेस्टिंग के लिए यूज करना है या फिर गैस चार्जिंग के लिए यूज करना है। अगला ध्यान देना है, स्पेशली 410 से रेफरेंट होगा तो, या कोई भी अगर रेफरेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान आपको देना होगा, वो जो रेफरेंट्स होते हैं उस रेफरेंट की जो पाइपिंग्स होती है उस पाइपिंग में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, या फिर धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए, या फिर ऑयल नहीं होना चाहिए। ये सब है ना अंदर से क्लीन होने चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉपर ट्यूब होती है उसका जो सीरा होता है, उसका जो एंड होता है, उसको पिंच करके रख सकते हैं ताकि अंदर धूल मिट्टी ना जाए, या फिर हम टेप लगा के इसको बंद कर सकते हैं। तो जो कॉपर ट्यूब होती है कॉपर ट्यूब अंदर से क्लीन होनी चाहिए। सेकंड, कॉपर ट्यूब कहीं पे पिंच है, बेंड है, उसमें कट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पुरानी वाली नहीं होनी चाहिए, ताकि क्या, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, तो अगर वो कहीं पे पिंच है तो उसमें लीकेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है। थर्ड थिंग होती है, जब भी आप इसका प्रेशर टेस्टिंग करोगे तो ड्राई नाइट्रोजन को यूज करो, बाकी गैसेस को मत यूज करो। कोई कोई ऑक्सीजन यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, तो डेंजरस होता है वो। आपको ड्राई नाइट्रोजन यूज करना है प्रेशर टेस्टिंग करने के लिए। और ड्राई नाइट्रोजन जब भी यूज करोगे, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें आपको 2 स्टेज रेगुलेटर यूज करना है। एक जो उसमें 2 गेज लगे होते हैं, एक गेज सिलेंडर प्रेशर बताता है और एक गेज जो है उसमें एक वॉल होता है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रेशर को, और वो जो दूसरा जो गेज होगा उस सिस्टम में जो हम प्रेशर भेजते हैं उसका प्रेशर दिखाता है। ओके, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे जितना प्रेशर हम लोग को मिनिमाइज करके कंट्रोल करके उसको सिस्टम में भेज सकते हैं। तो सिस्टम को प्रेशराइज करने के लिए ड्राई नाइट्रोजन यूज करें, और ड्राई नाइट्रोजन सिलेंडर यूज करते वक्त कंपलसरी 2 स्टेज रेगुलेटर का होना वहां पे बहुत जरूरी होता है। बिना 2 स्टेज रेगुलेटर के प्रेशर टेस्टिंग का काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी आपको समझो 410A की सिस्टम है और इसकी अगर प्रेशर टेस्टिंग करनी है, समझो इंडोर यूनिट है और इंडोर यूनिट की प्रेशर टेस्टिंग करनी है, तो इंडोर यूनिट में ऑलवेज प्रेशर जो लो साइड का कम होता है, तो उसकी प्रेशर टेस्टिंग करने के लिए नॉर्मली जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है उतना प्रेशर देके आपको उसकी प्रेशर टेस्टिंग करनी है। तो स्टैंडिंग प्रेशर अप्रॉक्सिमेटली 250 psi होता है, तो इंडोर यूनिट के लिए 250 psi जितना प्रेशर काफी है। आप नाइट्रोजन प्रेशर 250 psi जितना दो, और फिर उसको 24 आवर्स के लिए हम उसको होल्ड करते हैं, 24 आवर्स में चेक करते हैं। अगर प्रेशर कम हो जाता है तो फिर हम लीकेज को वगैरह ढूंढते हैं। अगर आपको हाई साइड का प्रेशर टेस्टिंग करना है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि हाई साइड में प्रेशर ज्यादा होता है,
नॉर्मली जो डिस्चार्ज प्रेशर है 450 psi होता है, तो आपको प्रेशर टेस्टिंग के लिए 450 से ज़्यादा प्रेशर देना होता है। तो इन्होंने कुछ एक मैन्युफैक्चरर ने कुछ प्रोसेस दी है कि आपको डायरेक्टली प्रेशर बढ़ाना नहीं है। तो उन्होंने पहले बताया कि आप 0.5 MPa मेगा पास्कल इतना प्रेशर दे के रखो। इसको kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में देखेंगे तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या फिर PSIG में देखेंगे तो 73 PSIG इतना प्रेशर पहला दे के आप चेक करो, 5 मिनट के लिए रुको और प्रेशर कम होता है कि चेक करो। अगर प्रेशर कम हो रहा है मतलब लीकेज है, तो प्रेशर बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है, तो लीकेज को ढूंढो और अकॉर्डिंगली इसको प्रेशर को रिलीज करके उसको रेक्टिफाई करो। अगर जो भी प्रेशर मैंने बताया 0.5 MPa या फिर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 73 PSIG प्रेशर देने के बाद में अगर लीकेज नहीं है और प्रेशर होल्ड हो रहा है, तो फिर सेकेंड स्टेज में और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो, 5 मिनट वेट करके फिर प्रेशर उन्होंने बोला है कि 0.5 MPa से 1.5 MPa इतना प्रेशर बढ़ाओ। तो 1.5 MPa मतलब kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और PSIG में होता है 218 PSIG इतना प्रेशर होता है। फिर 5 मिनट के लिए वेट करो, वेदर प्रेशर कम हो रहा है क्या चेक करो। अगर फिर भी प्रेशर कम नहीं हो रहा है, फिर फाइनली जाके 1.5 MPa से लेके 4.15 MPa इतना प्रेशर बढ़ाओ, 4.15 मेगापास्कल इतना प्रेशर बढ़ाओ। kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 42.31 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और PSIG में होता है अप्रोक्सीमेटली 602 PSIG। तो तीसरे स्टेज में आपको 602 PSIG तक प्रेशर बढ़ाना है। लेकिन फिर भी हर एक मैन्युफैक्चरर का जो सिस्टम होगा वो कुछ अलग होगा। मैंने एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का डेटा उठा के आपको बताया है। कोई और मैन्युफैक्चरर अगर कुछ और प्रेशर टेस्टिंग के लिए प्रेशर्स बता रहा है और कुछ प्रोसेस बता रहा है, तो श्योरली आप जो भी मशीन यूज कर रहे हो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेटा आपके पास में होगा, आप उसी को फॉलो करो। ये जस्ट मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, एक मैन्युफैक्चरर का डेटा उठा के आपको कैसे प्रेशर टेस्टिंग करना है इसको बताया। कोई और मेथड और मैन्युफैक्चरर बता रहा है तो आपको पहले उसको फॉलो करना होगा। और ये सब प्रेशर देने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी प्रेशर है उसको नोट डाउन करो। फॉर एग्जांपल 600 PSIG प्रेशर है तो हम 600 PSIG प्रेशर को नोट करेंगे। नोट करने के टाइम में वो टाइम नोट करेंगे और टाइम के साथ में टेम्परेचर नोट करेंगे। ओके, और 24 आवर्स के लिए इसको होल्ड करेंगे। ओके, सिलेंडर वगैरह निकाल देंगे, लेकिन जो गेज वो सिस्टम में लगा रहेगा और सिस्टम का प्रेशर हम होल्ड करके रखेंगे 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे के बाद में सेम टाइम में हम लोग आके फिर से प्रेशर को चेक करेंगे। ऑलमोस्ट जब 24 आवर्स के बाद में देखते हैं ना, तो टेम्परेचर अराउंड सेम ही होता है। एक दिन में टेम्परेचर ज्यादा फर्क नहीं होता, तो आपको प्रेशर भी उतना ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने R410 की सिस्टम है और उसमें 600 PSIG भर दिया है और दूसरे दिन अगर हम सेम टाइम में आते हैं तो आपको 600 मिलना चाहिए। अभी कौन से केस में 600 नहीं मिलेगा, जैसे कि टेम्परेचर में कुछ चेंज हो गया, तो एक दिन का टेम्परेचर समझो था 30 डिग्री सेल्सियस और सेकेंड डे अगर हम लोग आए और वहां का टेम्परेचर अचानक से घट गया और हो गया 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे वक्त में क्या हो सकता है, जो प्रेशर है वो प्रेशर भी कम हो सकता है। अदरवाइज अगर टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर भी सेम ही रहेगा। अब इसका भी कैलकुलेशन होता है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है और वीडियो की लेंथ भी ज्यादा होगी। इसके लिए ये जो है मतलब टेम्परेचर से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे लीक है कि नहीं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जो प्रेशर आज की तारीख में हम लोग दे रहे हैं 24 घंटे के बाद में सेम प्रेशर आपको सिस्टम में मिलना चाहिए। कभी कभी टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो आपको थोड़ा सा प्रेशर कम मिल सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर सेम है तो आपको सेम प्रेशर मिलेगा। अगर प्रेशर सेम नहीं मिलता टेम्परेचर सेम होने के बावजूद, तो पक्का समझ लो कि सिस्टम में लीक है करके। कि जो प्रेशर टेस्टिंग होती है, प्रेशर टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद में अगर लीक ना हो तो हम जो भी नाइट्रोजन हमने भरा है सिस्टम में उसको पूरी तरीके से निकाल देना है। ओके, पूरी तरीके से निकालने के बाद में वैक्यूमाइजिंग की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो वैक्यूमाइजिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 स्टेज जो है रोटरी वैक्यूम पंप आपको यूज करना है और उसको यूज करके आपको वैक्यूमाइजिंग करना है। सेकेंड थिंग, जो वैक्यूम पंप होते हैं उसमें आपको जो वैक्यूम पंप का तेल होता है ना, कई बार सिस्टम में चला जाता है, तो बैक फ्लो जो प्रिवेंशन डिवाइस करके होता है, जो वैक्यूम पंप का जो तेल वगैरह होगा उसको वापस सिस्टम में जाने से रोकने का काम करते हैं। क्योंकि सिस्टम जब वैक्यूम होती है ना, तो जो पंप है उसका ऑयल वगैरह जो है सिस्टम के अंदर जा सकता है। तो ये जो बैक फ्लो प्रिवेंशन डिवाइस है, ये अगर वैक्यूम पंप में लगा होगा तो वैक्यूम पंप का ऑयल वगैरह जो सिस्टम में वापस नहीं जाएगा। ओके, तो इसको यूज करके आपको 500 माइक्रोन तक वैक्यूमाइजिंग करना है। अब कितने समय के लिए करना है हम नहीं बोल सकते, जब तक 500 माइक्रोन नहीं आता तब तक आपको क्या करना होगा, सिस्टम को वैक्यूम करना होगा। वो डिपेंड करता है आपकी सिस्टम कितनी बड़ी है। सिस्टम अगर ज्यादा बड़ी है तो वैक्यूमाइजिंग करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, सिस्टम अगर छोटी है तो वैक्यूमाइजिंग करने के लिए कम समय लगेगा। ओके, तो आपको माइक्रोन गेज यूज करना है और माइक्रोन गेज यूज करके 500 माइक्रोन तक सिस्टम को वैक्यूमाइज करना है। एक बार वैक्यूमाइज हो गया उसके बाद में 2 घंटे के लिए कंपल्सरी आपको सिस्टम के वैक्यूम को होल्ड करना है और चेक करना है वेदर वो वैक्यूम ब्रेक होता है क्या। आपने अगर 500 माइक्रोन वैक्यूम कर दिया तो होल्ड होना चाहिए, जैसे प्रेशर होल्ड हो गया वैसे वैक्यूम भी होल्ड होना चाहिए। तो
2 घंटे के लिए आपको सिस्टम का वैक्यूम होल्ड करना है। अगर वो होल्ड होता है मतलब सिस्टम जो है टोटली लीक प्रूफ है। एक बार वैक्यूमाइजिंग हो गई तो अभी चार्जिंग का समय आता है। तो मोस्ट ऑफ जो स्प्लिट एयर कंडीशनर होते हैं या एयर कंडीशनर होते हैं मोस्ट ऑफ, उसमें ऑलरेडी कंडेंसिंग यूनिट में रेफ्रिजरेंट भरा होता है और वो पाइपिंग के लिए सफिशिएंट होता है। तो आपको एडिशनल रेफ्रिजरेंट चार्ज करने की ज्यादा करके जरूरत नहीं होती। कौन से केस में हम एडिशनल रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं? जब पाइपिंग जो एक सर्टन लिमिट से ज्यादा हो जाए। वो मैन्युफैक्चरर बताते हैं कि कितनी लंबी पाइपिंग तक रेफ्रिजरेंट काम करेगा। अगर उससे ज्यादा लंबी पाइपिंग हो गई तो अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट वो स्पेसिफाई करते हैं कि इतना रेफ्रिजरेंट उसमें चार्ज करना है। तो अभी रेफ्रिजरेंट जब चार्ज करने का टाइम आएगा तो उसमें आपको जो पाइपिंग है उसी के लिए रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है। ओके, तो अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना है, तो आप हाई साइड से लिक्विड लाइन होगी, लिक्विड लाइन से आप क्या करोगे, लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट को चार्ज करोगे, वो भी बाय वेट। ओके, बाय वेट भी चार्ज करते वक्त में आपको स्लोली चार्जिंग करना है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जब सर्कुलेट होता है ना तो अचानक से प्रेशर बढ़ता है उसका। तो आपको कोई मतलब एकदम ज्यादा घाई में आके ज्यादा स्पीड में आपको काम नहीं करना है, एकदम स्लोली काम करना है और धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते जाना है। और साइड बाय साइड आप क्वांटिटी भी देखोगे, बाय वेट भी चार्ज करोगे और प्रेशर को भी देखोगे कि प्रेशर सही है कि नहीं। अचानक से आप ज्यादा चार्ज करने से क्या हो जाता है, ओवरचार्ज सिस्टम हो सकती है, प्रेशर बढ़ सकता है और इसके लिए आपको रेफ्रिजरेंट को हमेशा स्लोली चार्ज करना होता है। अभी आगे जाके कॉमन सवाल आता है कि R410A की सिस्टम है और उसमें अगर माइन्यूट लीकेज आ गया तो क्या करना है। तो लीकेज आने के बाद में हमें क्या करना होता है, उसमें से जो भी गैस है उसको पूरी तरीके से बाहर निकालना होता है। R22 के केस में हम क्या करते थे, माइन्यूट लीकेज है तो रेफ्रिजरेंट को टॉप अप करते थे, क्योंकि R22 सिंगल सब्सटेंस था तो वो निकल भी गया तो उतना रेफ्रिजरेंट वापस भरा जा सकता था। लेकिन 410 वैसा नहीं है, तो 410 के केस में टॉप अप बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो 410 के केस में क्या होता है, जैसे मैंने बताया दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है, R32 और R125A। जब लीकेज हो जाता है सिस्टम में तो उसमें से कोई एक रेफ्रिजरेंट जो हल्का है वो निकल जाएगा। अब कौन सा रेफ्रिजरेंट कितने परसेंटेज में बाहर निकला है हमें नहीं पता। सिस्टम में उसका जो परसेंटेज है वो 50-50 होना चाहिए, लेकिन अब लीकेज के बाद में वो परसेंटेज 50-50 नहीं होगा। जब हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे और उसके बाद में जो सिस्टम में परसेंटेज होगा वो डिजाइन के हिसाब से नहीं होगा। तो कोई एक रेफ्रिजरेंट ज्यादा परसेंटेज में होगा और कोई एक रेफ्रिजरेंट कम परसेंटेज में होगा। ऐसा होने से सिस्टम में सडनली प्रेशर बढ़ सकता है और सडनली प्रेशर बढ़ के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ऑलरेडी ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं और इसके लिए R410A को बिल्कुल भी टॉप अप नहीं करना है। तो जब भी R410A के सिस्टम में लीक आ जाता है, आपको टोटली जो रेफ्रिजरेंट है उसको बाहर निकालना है, लीक को प्रेशर टेस्टिंग से रेक्टिफाई करना है, ढूंढना है, बाद में उसको रेक्टिफाई करना है, ब्रेज वगैरह करना है, फिर से प्रेशर टेस्टिंग करनी है। लीक नहीं है तो फिर से वैक्यूमाइजिंग करके नए सिरे से आपको 410A लिक्विड फॉर्म में फिर से भरना होता है। 410A का टॉप अप बिल्कुल भी नहीं करना है। फाइनली मैं आपको 410A की जो पाइपिंग होती है उस पाइपिंग में और R22 के पाइपिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसकी वॉल थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है 410A की। तो पाइप का जो डायमीटर होता है, आउटसाइड डायमीटर, उसके हिसाब से उसकी थिकनेस जो है चेंज होती जाती है। तो क्वार्टर का जो पाइप है या 3/8 का पाइप है या हाफ का पाइप है, उन सबकी जो वॉल थिकनेस है वो है 0.80 mm। इतनी इसकी वॉल थिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है तो वॉल थिकनेस भी ज्यादा होनी चाहिए। और ये जो 8 इंच का जो आउटसाइड डायमीटर का पाइप है उसकी जो वॉल थिकनेस है वो 1 mm होनी चाहिए। और 3/4 इंच का जो पाइप होता है उसकी जो वॉल थिकनेस है 1.2 mm इतनी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।